आदाब और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। इस वक्त महंगाई चरम पे है और महंगाई किस चीज़ की है? जो मिठास है, मिठास में ही करवाट हो गई है। हम बात कर रहे हैं चीनी की। चीनी का रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जो अब से 15 दिन पहले, 13 दिन पहले 45 रुपये किलो बिकती थी, आज उसका रेट मार्केट में 70 रुपये है। लोग अनुमान लगा रहे हैं 100 रुपये से ज़्यादा तक पहुँच सकती है। इसके अलावा कई और मुद्दे जयपुर में जो सीबीजे कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, कई देश प्रदेशों में यूट्यूबर और वीडियो बनाने पर स्कूल में बैन किया गया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल टाक साहब, जिनसे हम बात करेंगे, जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, SC/ST सेल के, उनसे बात करेंगे। ये तो बेसिकली सरकार एक जुमलों से दूसरे जुमले देते हैं। अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले पेट्रोल की कमी के दौरान नितिन गडकरी जी का खुद का ये भाषण था कि जो हमारे देश में गन्ने की कोई कमी नहीं, ना ही चीनी की कोई कमी है, और ऐसी बातें बोलने वाला इंसान राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ है। और आज ये सरकार खुद ही चीनी बाहर से आयात करने पे आ गई है। तो ये खुद ही बताता है कि सरकार के बोलने की बातें कुछ अलग होती है और ज़मीनी परिस्थितियों से इनका कोई तालमेल बैठा ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है ज़मीनी स्तर पे आम आदमी कितना परेशान है, उसकी समस्याएं क्या है। उसकी समस्या मंदिर बांधना या कावड़ लगाना नहीं है, उसकी समस्या है 2 वक्त की रोटी, उसके खान पान, उसकी शिक्षा। ये सब मुद्दों से भटक चुकी है सरकार बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से चीनी की हम बात कर रहे हैं, चीनी देश में बाहर कई देशों को निर्यात की जाती, बेची जाती थी, और जिस वक्त चीनी महंगा, उस वक्त गन्ने का यूज मार्केट में नहीं है, गन्ना भी मार्केट आया नहीं है, चीनी नहीं बनी है, चीनी स्टॉक में है। अचानक इतनी महंगी हो जाना किस ओर इशारा कर रहा है इसका? देखिए, इसमें तो कई लोग भी इसके अंदर हेरा फेरी भी कर सकते हैं। हो सकता है ब्लैक मार्केटिंग के भी एक संग्रहण को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ऐसे इससे लोगों को तो नुकसान ही नुकसान है। और चीनी ये बिल्कुल घर के एक जैसे महिला घर के अंदर सारे राशन को जमा करके रखते हैं कि कभी ये खत्म ना हो जाए, कभी तेल खत्म ना हो जाए। उस हिसाब से सरकार को भी देश के लोगों के लिए सोचना चाहिए कि ये खत्म ना हो जाए, ये इसके लिए क्या हमारी पूर्ति करने के लिए हमने क्या किया है, क्या किया। समस्या आ जाने के बाद ये विकल्प ढूंढने लगते हैं, जबकि इनको पहले से इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे समस्या उत्पन्न ही ना हो। अच्छा, जिस तरह देखा गया कि जब भी कोई ब्लैक मेलिंग होती है या किसी से कमी होती है, सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, खाद्य आपूर्ति विभाग है, जो मिठास को देख रहा है, जो रसोई को देखता है, उस डिपार्टमेंट से अभी ना कोई बयान आया, ना प्रदेश सरकार से बयान आया, ना कोई छापेमारी ऐसी चीज़ है। तो क्या ये सारा कर रहे हैं कि खुली छूट दे दी गई उन लोगों को जो लोग सरकार में शामिल हैं और वो जो चंदा देते हैं? बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ मिले जुले हैं, उनको पैसे देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है। लेकिन ज़्यादा सरकार ये पहले माने तो सही कि समस्या है, सरकार तो मानना ही नहीं चाहती, उसके बाद विकल्प ढूंढने का बहाना बता सकती है। सरकार तो यहाँ मानने को तैयार ही नहीं है ऐसी कोई समस्या है, बस चुपचाप निर्यात का ऑर्डर बना दिया, उसको टैक्स फ्री कर दिया, लोगों को पता ही नहीं चलने देती समस्या क्या हो रही है। तो लोगों को भ्रमित करने का तरीका है बस। महिलाएं परेशान है क्योंकि महिला का जो किचन का बजट है बिगड़ गया है। जो भी चीज़ 45 रुपये खरीद जाएगी वो 70 रुपये है। घरों में चाय का इस्तेमाल होती है, चाय में कड़वाहट पैदा हो जाएगी। तमाम चीज़ों में चीनी का इस्तेमाल होता है, चाहे मिठाई खाने की हो, दूध हो, घर में चाय हो, चाय की चुस्की ली जाती है। अब लोगों में उससे कड़वाहट पैदा हो रही है। गरीबों पे तो ये दोहरी मार है, दोहरी का तीसरी मार हो जाएगी, क्योंकि E20 के बाद पेट्रोल महंगा हो गया, तो सारे घर में इस्तेमाल होने वाले रसोई के सामान सारे वैसे ही महंगे हो गए थे, केरोसिन के दाम भी बढ़ गए थे, और अब ये तीसरी चीज़ है कि खान पान की समस्या ही बढ़ रही है। तो और सरकार ने जो पैसे देंगे लोगों को, जैसे कि औरतों को पैसे देने की बात की थी, जिससे उनका थोड़ा बहुत बैलेंस बन सकता था, वो सब पैसे भी सरकार देने भारत तो भर रही है, सरकार भरवा रही है। एक अगस्त से उन्होंने शुरू किया है, भले ही उन्होंने बहुत सारी शर्तें लगाई हैं। अब ये भी वही बात है कि इन्होंने बोला था कि हम सारी महिलाओं को देंगे पहले तो पैसे, फिर सारी महिलाओं को एक तरफ कर दिया, अब घर में से एक महिला को देंगे, उसके बाद भी कई सारी शर्तें रख दी कि ये शर्तों में से कोई भी पूरी होनी है, यानी ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रख दे। ऐसे में कोई औरत बचेगी ही नहीं, मुझे लगता है, जिसको ये मिलना है। तो बस ये दिखाने के दायरे
खाने के दांत नहीं है, मिलना नहीं है कुछ भी किसी को। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से स्कूल बचाओ अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, बीजेपी के राज्यों में जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बड़े राज्य हैं, स्कूलों की हालत के बारे में सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश जयपुर राजस्थान सरकार लाई है, अगर कोई यूट्यूबर कोई वीडियो या कोई आदमी स्कूल में वीडियो बनाता है तो उसको पोस्ट एक्ट कार्रवाई होगी। और आज वो तस्वीर आई कि जो बच्चे CBG के कार्यकर्ता वहाँ गए, उन पर पथराव हुआ, शीशे तोड़ दिए, उन्हें भागना भारी पड़ गया। जयपुर की वो घटना है, क्या कहेंगे, क्या इस तरह से स्कूल बच सकते हैं? ये तो सरकार का बहुत ही अपनी जिम्मेदारी से भागने का जो रवैया है ये सही नहीं है। और जिस हिसाब से ये मीडिया को कंट्रोल करना चाह रही है, पहले तो दलाल मीडिया ने इनकी न्यूज़ ही छापने बंद कर दी। अब छोटे मोटे जो लोग यूट्यूबर्स बने हैं, जिनको CJP जो हमारे चीफ जस्टिस ने सूर्यकांत जी ने बोला है कि ये कॉकरोच है समाज के, उन लोगों ने जाके जब न्यूज़ इकट्ठे करने लगी तो सरकार उसको भी कसना चाहती है, जो कि बहुत ही गलत होगा। लोगों को कोई असली खबर देना ही नहीं चाहेगा तो पता ही नहीं चलेगा। पोस्को जो एक्ट है तो प्रोक्सनवा लगता है, जो नाबालिग लड़की के साथ छूटना होता है, लेकिन यहाँ पोस्टकार्ड कैसे बनता है ये समझ में नहीं आता। पोस्टकार्ड कैसे लगे, क्योंकि एक स्कूल का जाके वीडियो बनाना, उसको दिखाना, क्या पोक्सो एक्ट के अधीन आ सकता है? ये बिल्कुल अधीन तो आएगा नहीं है। सरकार ने अपने सारे कंटे इस्तेमाल कर रही है लोगों को डराने के। जैसे इन्होंने CJP प्रोटेस्ट के टाइम पे बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हम ढूंढ के निकालेंगे जिसने जो किया था, और फाइनली सरकार को इसके नीचे दबना पड़ा था प्रेशर के। और मुझे लगता है कि आज की युवा है काफ़ी जागरूक है, और सरकार को अगर ऐसा लगता है कि ये वही सरकार, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2014 में अपनी शासन में इनको बिठाया था और ये उतनी भोली जनता है, तो ये भोली जनता अब सीख चुकी है, बीजेपी के सारे पैतरे समझ चुकी है, ये बहकने नहीं वाली है। और अगर इन्होंने जोर जबरदस्ती की तो इलेक्शन तो दूर की बात है, लोग पहले ही इनको आड़े हाथ लेना चालू करेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से आपने देखा होगा कि इससे कोई नहीं बच पाया, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को भी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा टाटा के उसके समारोह में लोगों ने चीफ गेस्ट बदल दिया, क्योंकि उनको लगा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे चले जा सकते हैं। तो ये डर होना ज़रूरी है हर तबके में, पुलिस में, जुडिशरी में, बल्कि चारों स्तंभ में। मैं तो चारों स्तंभ में होना ज़रूरी है। जैसे जुडिशरी हो गई, मीडिया हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, और धीरे धीरे पॉलिटिशियन भी इसके काबू में आ रहे हैं। तो ये सही हो रहा है कि लोग भड़क जाएंगे और लोग एक न एक दिन इनका हिसाब लेने आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य सरकार का आदेश ना हो भले ही, लेकिन हर DM की तरफ से आदेश कराया जा रहा है। तो यूट्यूबर है कि कोई व्यक्ति स्कूल की वीडियो बनाता है, फोटो बनाता खींचता है और वो सोशल मीडिया पर डालता है, कहीं दिखाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या इस तरह का कानून लाना किसी प्रदेश में किसी DM का आदेश देना संविधान के दायरे में आता है? तो बिल्कुल हमारी घटती फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स को बता ही रही है, जो कि सबसे गिरते ही जा रही है जब से ये सरकार आई है। और ये तो बहुत ही गलत होगा कि लोगों पे इस तरह से अंकुश लगा देना कि ये कुछ बता ही ना पाए करके। भले ही DM ने आदेश दिया हो, लेकिन सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से ये आदेश आया है, और यूपी सरकार की तरफ से कोई कड़े ये नहीं है, लोग उनसे नाखुश ही है। और आप देखो उनको अभी लोगों को रिझाने के लिए फिर से एक नई स्कीम लेकर आए। दिल्ली में तो कुछ स्कीम में किसी को मिला नहीं, वहाँ महिलाओं को 50,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो ये फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। और आप देखो ये किसी तरह से इलेक्शन तो जीत रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप देखिए बिहार में कितना बड़ा आंदोलन हो गया और कितना ज़्यादा लोग रास्ते पर उतर आए। और वो भी इसलिए था क्योंकि लोगों को पता है कि वहाँ पे भी ये तिकड़मबाजी से ही सरकार बना के आए। ये सरकार की चुनी ये थोड़ी ना है। एक ज़माने में वोटर सरकार चूज करता था, आज के ज़माने में सरकार वोटर डिसाइड कर रही है और फिर अपने ही लोगों को वोट देने लगा रही है। बोगस वोटिंग, अपोजिशन पार्टी के वोट काट रही है और अपने लोगों को भर भर के दूसरे स्टेट से लेकर जा रही है। तो ये तिकड़म तो ज़्यादा दिन क्या स्कूल की हालत ना दिखा के, वीडियो ना बना के, क्या स्कूल की एजुकेशन की व्यवस्था सुधर सकती है? स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना इस सरकार का पर्टिकुलर, कई सारे सरकार होंगे लेकिन इस सरकार का तो बिल्कुल ही ये सिस्टम है कि एजुकेशन पे ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि इनके वोट बैंक अगर सुधर गए तो ये धर्म और जाति के से ऊपर बढ़ जाएंगे और ये सवाल पूछने लगेंगे। तो इस सरकार का तो मुद्दा क्लियर है, इनको शिक्षा के स्तर को घटाना है, स्कूलों को बंद कराना है। आप देख रहे हो 40,000 से ज़्यादा स्कूल यूपी में बंद हो चुके हैं और यही हाल बाकी स्टेट्स का भी है। और ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़े लिखे और कल को सवाल पूछने लगे। तो शिक्षा का तो ये कोशिश पूरी करेंगे कि स्कूल भी बंद हो जाए, इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी बंद हो जाए, सारी समस्याएं लोगों को पता ना चले और बस चंगा शहर में सब कुछ चंगा चल रहा है यही लोगों को लगते रहे। अच्छा, और जहाँ दिल्ली से प्रदेश स्टेट में आप रहते हैं, दिल्ली से MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टेट से ST के साथ में भी SC विधायक हैं जो कुलदीप जी हैं,
बराबर में त्रिलोकपुरी एक विधानसभा लगती है, वहाँ से विधायक हैं, और उनके साथ जो विधानसभा में आप वीडियो देखी होगी, जिसमें एक स्पीकर का काम जो एक मंत्री कर रहा है, कह रहा है कि ना उठा कर फेंक दीजिए, और इस तरह की लैंग्वेज दलित समाज के लिए की जाती है। क्या कहेंगे आप? ये तो गिरते घटते स्तर की बातें हैं कि जैसे इनके मालिक है वैसे ही इनके मुलाजिम हैं। आप ऊपर से ही देख सकते हो जो पार्लियामेंट में हो रहा है, अब धीरे धीरे विधानसभा में भी यही चीज़ें देखने मिल रही है कि अपोजिशन की कोई सुनी नहीं जा रही। कोई सवाल उठाता है तो या तो देशद्रोही बता दो उसको, या एक नया टर्म लेकर आए दिमागी नक्सल हो गया करके अभी लोग, और पता नहीं और क्या क्या हमें सुनने मिले। तो अर्बन नक्सल हो गया, जो भी सवाल उठाता है उसको किसी न किसी कटहरे में खड़ा कर दो, बस उसका देशभक्त छोड़ के किसी भी इसमें। तमाम दलित समाज के लोगों ने रैली निकाली, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उस पर लाठीचार्ज भी हुई, और विधायक को ही उठा लिया गया घर से, कई दिन तक वो नहीं मिले। तो क्या एक विधायक के साथ इस तरह से उठा लेना, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, प्रोटेस्ट करे तो उनको धमकाना, क्या बाकी जनता सुरक्षित है दिल्ली में? यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। अगर एक नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो कुछ नहीं होगा। आम जनता को यही समझना है कि अगर उनको अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना है तो सरकार बदलने वाली इस स्टैंड को लेना ही पड़ेगा। अपने ऐसे विधायक चुने जाति धर्म से बढ़कर, जो आपकी समस्याओं को लेकर जाए। ये नहीं कि आपको किसी तरह से बगलाया जाए और दिशा किसी और दिशा में मोड़ दिया जाए। जो गरीबी के मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान के, उसके ऊपर ध्यान देने वाली सरकार चाहिए। ये नहीं कि जो धर्म कावड़ और इन सब की बातें करे। आप सारी चीज़ों की बात करो, विकास की बात करो, सब चीज़ें करो, लेकिन लोगों को अगर आप ठीक खुश नहीं रखोगे तो विकास किसी काम का नहीं है। कागजों पे विकास किसी काम का नहीं है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, ST सेल के, निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपकी तैयारियां हैं यहाँ पर? निगम के इलेक्शन के लिए हम काफ़ी तैयारी रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लोग इनसे परेशान हैं, और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये सारा गुस्सा हम आने वाले निगम इलेक्शन में पूरी तरह उतारेंगे। सरकार को ये अनुभूति होनी बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो राजशाही है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हम इनको मजबूर करेंगे, और असली क्रांति ज़मीनी स्तर से चालू होती है। MCD इलेक्शन ये ज़मीनी स्तर के इलेक्शन है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे, और पार्टी ने भी पूरा डिसीजन लिया हुआ है। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की पूरी तैयारी है कि MCD इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे, कहीं से कोई चीज़ हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। बस एक सवाल है कि देखा कि दिल्ली में जिस वादे के साथ MCD का आए थे, लेकिन आज देखेंगे कि सारी फैक्ट्रियाँ सील की जा रही हैं, चाहे वो घरेलू काम की हो, और वो सील करके भाग गया था। जो पैसे देते तो उसको खोल दिया था SRO का लोगों का, और अगर नई बात बनी तो सील करके उनका कारोबार बन गया था। MCD लोगों को बेरोजगार लगातार कर रही है, MIM का क्या रुख रहेगा इस पर? हमारा ये रुख रहेगा कि जो भी ये सिर्फ फैक्ट्रियाँ सील नहीं हो रही है, लोगों के आवास भी तोड़े जा रहे हैं। जिनके पास पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ऐसे लोगों के भी घर तोड़ दिए गए हैं। ना उनकी कोई कोर्ट की सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सारा लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे 4 स्तंभ है, और जैसा हमारे संविधान में लिखा गया, संवैधानिक तरीके पर हम वापस आए, ना कि हम एक डिक्टेटरशिप में चले, और जहाँ हमारा बुलडोजर राजनीति है यूपी की, हम दिल्ली में चलने नहीं देंगे। और यहाँ से ही क्रांति की शुरुआत होगी, दिल्ली से, और पूरे देश भर में फैलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साहब डॉक्टर राहुल टाक साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ST। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? लाइक करके और कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।